नमस्कार, मैं हूं उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे मिडल ईस्ट में तेज़ी से बदलते हालात की, जहां अमेरिका, ईरान, इजराइल, लेबनान और पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से लेकर दक्षिणी लेबनान, गजा, वेस्ट बैंक और ईरान तक कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की, जहां ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा ये किया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की नौसेना ने 2 जहाज़ों पर चेतावनी स्वरूप फायरिंग की है। ईरान का कहना है कि उसने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अमेरिका द्वारा युद्ध विराम समझौते के कथित उल्लंघन के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद किया गया है। सरकारी टीवी के अनुसार सोमवार सुबह 2 जहाज इस क्षेत्र से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ईरानी नौसेना ने चेतावनी देते हुए रोक दिया। ईरान का दावा है कि यह कार्रवाई किसी जहाज को डुबोने के लिए नहीं, बल्कि अपने आदेश का पालन कराने के लिए की गई थी। हालांकि दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यदि ये घटनाक्रम सही साबित होता है तो इसका सीधा असर दुनिया की तेल आपूर्ति और वैश्विक समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की गिनती होती है। रक्षा जानकारों का कहना है कि यदि इस जल मार्ग में लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ती रहीं तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। एशिया, यूरोप और अमेरिका तक तेल पहुंचाने वाले अधिकांश टैंकर इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की रुकावट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकती है। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां पहले ही अपने जहाज़ों के मार्ग बदलने पर विचार कर रही हैं, जबकि बीमा कंपनियों ने भी जोखिम शुल्क बढ़ाने के संकेत। अब रुख करते हैं दक्षिणी लेबनान की ओर, जहां कथित युद्ध विराम के बावजूद एक बार फिर गोलीबारी की खबरें सामने आई हैं। लेबनानी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार नबातिय अल फौका और कफर नैप्तीन के बीच इजरायली जो जंगी जहाज़ हैं वहां से रुक रुक कर एयर स्ट्राइक की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई इलाकों में विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गई और लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी बड़े नुकसान की तत्काल पुष्टि नहीं हुई है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार 2 मार्च से शुरू हुए संघर्ष में अब तक 4,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,200 से अधिक लोग घायल बताए गए हैं। बड़ी संख्या में परिवार अभी भी अपने घरों से विस्थापित हैं। अस्पतालों पर भारी दबाव है और कई राहत एजेंसियां लगातार मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। मंगलवार को रोम में लेबनान और इजराइल के अधिकारियों के बीच बातचीत का प्रस्तावित है। इस बैठक से पहले लेबनान के भीतर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। कई राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों का आरोप है कि सरकार इजराइल के दबाव में काम कर रही है, जबकि सरकार का कहना है कि बातचीत का मकसद सीमा पर स्थिरता और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पूरी दुनिया की निगाहें अब इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यदि कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है तो क्षेत्र में तनाव कुछ कम जरूर हो सकता है। अब बात करते हैं वेस्ट बैंक की, जहां इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंत्रालय लगभग 40 लाख शक्ल एक ऐसे संगठन को देने जा रहा है जिस पर कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस संगठन का नाम अहवाद गिलात बताया जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जून महीने में इस संगठन पर प्रतिबंध लगाए थे। आरोप है कि इस संगठन ने वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों और हिंसक सेटलर्स गतिविधियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह राशि लगभग 1.5 वर्ष तक अलग अलग तरीकों से जारी की जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इजरायली सरकार का कहना है कि इस धन का उपयोग युवाओं के बीच हिंसा कम करने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया जाएगा, लेकिन जानकारों का आरोप है कि इससे अवैध बस्तियों को अप्रत्यक्ष समर्थन मिलेगा और वेस्ट बैंक में पहले से जारी तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यदि प्रतिबंधित संगठनों को सरकारी सहायता मिलती है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति प्रक्रिया दोनों पर सवाल खड़े होंगे।
दूसरी ओर सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। अब चलते ईरान के दक्षिण पश्चिमी शहर आबादान की ओर। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के अनुसार अमेरिकी हमले में आबादान शहर में कम से कम एक व्यक्ति घायल हुआ है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि एक प्रोजेक्टाइल शहर में आकर गिरा है, जिससे आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। आबादान वही शहर है जहां ईरान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी स्थित है। ये रिफाइनरी देश की ऊर्जा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती है। यदि इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं तो ईरान के ऊर्जा ढांचे और वैश्विक तेल बाजार दोनों पर इसका असर पड़ सकता है। गजा पट्टी की यूरोपीय आयोग ने ब्रुसेल्स में आयोजित फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की बैठक के दौरान टीम गजा इनिशिएटिव की घोषणा की है। इस योजना के तहत लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर आर्थिक सहायता जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल में 12 यूरोपीय देश, जापान, यूरोपीय निवेश बैंक और विश्व बैंक शामिल होंगे। इस सहायता का उद्देश्य गजा में शुरुआती कंस्ट्रक्शन, बुनियादी ढांचे की मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली, शिक्षा और मानवीय सहायता को मजबूत करना बताया गया है। यूरोपियन आयोग का कहना है कि योजना 2025 गजा पीस प्लान के अनुसार तैयार की गई है ताकि युद्ध से प्रभावित नागरिकों को राहत मिल सके। गजा में लाखों लोग अभी भी भोजन, पानी, दवाइयां और सुरक्षित आश्रय की कमी का सामना कर रहे हैं। राहत एजेंसियों का कहना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय सहायता समय पर नहीं पहुंची तो मानवीय संकट और गंभीर हो सकता है। वहीं बहरीन की सेना ने दावा ये किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने सोमवार सुबह ईरान की ओर से किए गए कई मिसाइल और ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया है। सेना के अनुसार सभी सैन्य इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बहरीन ने आरोप लगाया कि इन हमलों का निशाना नागरिक क्षेत्र और निजी संपत्तियां थी। हालांकि ईरान की ओर से इन दावों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि इन दावों की पुष्टि होती है तो यह संकेत होगा कि खाड़ी क्षेत्र में सैन्य टकराव का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है। जानकारों का कहना है कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा मौजूद है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार की सैन्य घटना का असर सीधे अमेरिका और उसके सहयोगियों की रणनीति पर पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पहले ही कड़ी कर दी है और हवाई रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर रखा है। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो स्पष्ट होता है कि मिडल ईस्ट एक बार फिर अत्यंत संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। स्टेट ऑफ हार्मोज में बढ़ता तनाव, दक्षिणी लेबनान में जारी गोलाबारी, वेस्ट बैंक में राजनीतिक विवाद, ईरान के ऊर्जा केंद्रों के आसपास सैन्य गतिविधियां, गजा में मानवीय संकट और बहरीन के सुरक्षा दावे, ये सभी घटनाएं संकेत दे रही हैं कि क्षेत्र में हालात अभी भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रही हैं, लेकिन जमीन पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण नजरें 3 मोर्चों पर रहेंगी। पहला, क्या स्टेट ऑफ हार्मोज में समुद्री यातायात सामान्य हो पाएगा? दूसरा, क्या रोम में होने वाली लेबनान इजराइल वार्ता किसी सकारात्मक नतीजे तक पहुंचती है? और तीसरा, क्या अमेरिका और ईरान उनके सहयोगी देशों के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को कूटनीतिक बातचीत के जरिए कम किया जा सकता है? फिलहाल दुनिया भर के लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि हालात और अधिक न बिगड़ें, क्योंकि यदि ये तनाव व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदलता है तो इसका असर केवल मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए जुड़े रहिए उज़ैर की आवाज़ के साथ में। जय हिंद।